वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर। दोस्तों, आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर में हम वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में जानेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है दोस्तों। तो बेसिकली जैसे ट्रांसफार्मर में बहुत सारी चीजें हमें देखने मिलती है और ट्रांसफार्मर में उनमें से एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है वोल्टेज रेगुलेशन। क्योंकि ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज को कम और ज्यादा करते हैं, अर्थात कि ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को स्टेप अप और वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है। तो वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का काम ये है ट्रांसफार्मर का दोस्तों। इलेक्ट्रिकल सर्किट में एसी में बेसिकली हम ट्रांसफार्मर का ही यूज करते हैं वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए। तो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ये सीखेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? माइंड सेट हो गया सभी का? हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट? ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन। क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन आप अल्टरनेटर पढ़ेंगे तो उसमें भी होता है, वोल्टेज रेगुलेशन आप और मोटर में पढ़ेंगे, जनरेटर में पढ़ेंगे तो भी उसमें वोल्टेज रेगुलेशन होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन हम सिर्फ पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर में होने वाला वोल्टेज रेगुलेशन, अर्थात कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन। क्लियर है सभी को? अब दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन में हम देखेंगे कि ये वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। पहली बात तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज परिवर्तन का मान होता है दोस्तों। जब ट्रांसफार्मर नो लोड हो और नो लोड से फुल लोड तक ये जो वोल्टेज के मान में जो परिवर्तन होता है दोस्तों, यही उच्चतम परिवर्तन जो होगा उसे ही हम वोल्टेज रेगुलेशन कहेंगे। क्लियर है सभी को? वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज के मान में होने वाला अधिकतम परिवर्तन, मतलब अधिकतम जो मैक्सिमम हमको वोल्टेज के मान में जो परिवर्तन मिलेगा। जैसे मान के चलिए कि 10 वोल्ट है, मान के चलिए ये 10 वोल्ट है। ठीक है, प्राइमरी साइड, ये प्राइमरी साइड 10 वोल्ट है। सेकेंडरी साइड मानकर चलिए यहाँ पर 50 वोल्ट है। सेकेंडरी साइड हमको क्या मिल रहा है? 50 वोल्ट, ये सेकेंडरी साइड हो गया। तो इन दोनों के मान में यहाँ पर न्यूनतम, मतलब कि नो लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज होगा और फुल लोड में ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज होगा, तो मान के चलिए यहाँ पर नो लोड में 10 वोल्ट था और फुल लोड में 50 वोल्ट है। तो इन दोनों के मान में परिवर्तन कितना हुआ? 40 वोल्ट का हुआ स्टूडेंट। तो ये जो मैक्सिमम मान होगा, यही जो मैक्सिमम मान होगा यही वोल्टेज रेगुलेशन की लिस्ट में आएगा। क्लियर है आपको? डाउट क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर में नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज के मान में होने वाला उच्चतम परिवर्तन को हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? हमेशा कभी भी ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज रेगुलेशन होती है वो कम होना चाहिए, तभी उसकी इफिशियंसी अच्छी होगी दोस्तों। क्योंकि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी उसके वोल्टेज रेगुलेशन पर भी डिपेंड करता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन लोड के पावर फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। और आप स्टूडेंट बहुत अच्छे से पिछली वीडियो को देख चुके हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है और पावर फैक्टर के बारे में आप जानते हैं। यदि जिस स्टूडेंट को पता नहीं है तो पुरानी वीडियो देख सकता है, ताकि पावर फैक्टर क्या हो उसे वो कंफर्म कर सके। तो बेसिकली दोस्तों, पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है, वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल होता है, जिसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो वोल्टेज रेगुलेशन नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज के मान में होने वाला उच्चतम परिवर्तन कहलाता है। अब इसमें नो लोड और फुल लोड दो शब्द बड़े डिटेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये दो शब्द किसके लिए जाने जाते हैं या इन दो शब्दों से क्या होता है? तो बेसिकली याद रखिए दोस्तों, नो लोड का मतलब होता है कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में कोई भी लोड कनेक्ट ना हो। ये दोस्तों ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड हो गया, हमने बीच में कोर बना दिया और ये बनाया हमने सेकेंडरी साइड। तो यदि सेकेंडरी साइड में यहाँ पर प्राइमरी साइड में V1 वोल्टेज अप्लाई करेंगे हम, लेकिन सेकेंडरी साइड में कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है, ये ओपन है दोस्तों, कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नो लोड की कंडीशन। ठीक है, तो नो लोड की कंडीशन में टर्मिनल में जो वोल्टेज होगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग में यहाँ पर कितना होगा, ये हम जब यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे, अर्थात कि I2 का मान यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे, तो ये नो लोड टर्मिनल वोल्टेज आप सेकेंडरी वाइंडिंग होगा दोस्तों। क्लियर है सभी को? सेकेंड है फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज आप सेकेंडरी वाइंडिंग। तो फुल लोड की कंडीशन कब होगी? मान के चलिए
कि यहाँ पर आपने V1 वोल्टेज प्राइमरी साइड में अप्लाई किया, ये प्राइमरी वाइंडिंग है दोस्तों। सेकेंडरी साइड में आपने लोड को कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर हमने एक लोड को कनेक्ट कर दी दोस्तों। तो सेकेंडरी साइड एक जब लोड को कनेक्ट कर देंगे हम, तो लोड कनेक्ट करने के बाद सेकेंडरी साइड में फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज हमें प्राप्त होगा। तो सेकेंडरी साइड में, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में फुल लोड टर्मिनल जो वोल्टेज हमें प्राप्त होगा, वो वोल्टेज फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। क्लियर है सभी को? तो स्टूडेंट क्लियर हो गया, नो लोड और फुल लोड को हम बहुत बारीक से समझ लिए, बहुत अच्छे से समझ लिए। अब यही नो लोड और फुल लोड की कंडीशन को हम यहाँ ट्रांसफार्मर में डालेंगे, इस फार्मूले में वोल्टेज रेगुलेशन में डालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा ट्रांसफार्मर के उसके लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट? पावर फैक्टर पर, क्योंकि पावर फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट इन वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है इसका। बिना पावर के, और पावर जो है वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल बनेगा, उसी एंगल पर यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? नो लोड एंड फुल लोड में बहुत कम अंतर होना। अर्थात कि जब ट्रांसफार्मर नो लोड की कंडीशन में हो और जब ट्रांसफार्मर फुल लोड की कंडीशन में हो, तो नो लोड की कंडीशन में उसका जो वोल्टेज है और फुल लोड की कंडीशन में वोल्टेज में जो अंतर हो, ये अंतर कम से कम होना चाहिए। मतलब मिनिमम अंतर होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, मिनिमम अंतर होना चाहिए दोस्तों। तो नो लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर का वोल्टेज और फुल लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर के वोल्टेज में जो अंतर होगा, ये अंतर सबसे कम होना चाहिए, और इसे ही हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। तो ये जो वोल्टेज रेगुलेशन के जो कम अंतर होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? लोड के पावर फैक्टर पर। और हमें पता है दोस्तों, आप भी जानते हैं, पावर फैक्टर तीन प्रकार के होते हैं। पावर फैक्टर को तीन पॉइंट में इसमें टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला है लैगिंग पावर फैक्टर, जिसे आप कहते हैं पश्चगामी। दूसरा है लीडिंग पावर फैक्टर, जिसे कहते हैं आप अग्रगामी। और तीसरा है यूनिटी पावर फैक्टर, जिसे आप कहते हैं यूनिटी, मतलब कि इकाई। तो ये तीन को हमने टाइप से में पावर फैक्टर को डिवाइड किया है, और ये जो पावर फैक्टर होता है वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल होता है। तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली देखा जाए तो जब यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ पर करंट कम हो जाएगा दोस्तों। अब ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो करंट कम हो जाती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जब आप वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट बढ़ जाएगी। तो ये ट्रांसफार्मर का जो बेसिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन है, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है स्टूडेंट, आप वहां से उसे देख सकते हैं, चैनल में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन का जो फार्मूला है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए अलग होगा और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए अलग होगा। चलिए, बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या होता है? तो वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला दोस्तों, स्टेप अप टाइप के ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन टाइप के ट्रांसफार्मर में आपको अलग अलग मिलेगा। ये की पॉइंट है स्टूडेंट, इस की पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कितनी होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, कम होना चाहिए, या बराबर होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट? कम होना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या होना चाहिए स्टूडेंट? कम होना चाहिए। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से उभर के आता है। अब वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला बहुत बार पूछा जाता है, तो ये फार्मूला है वोल्टेज रेगुलेशन का। क्लियर है दोस्तों? वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम उठा लीजिए, उसमें वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला पूछता ही है, ट्रांसफार्मर के चार ऑप्शन में दिया रहता है। चलिए, यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन का जो फार्मूला दिया है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू, ये जो सिंबल दिख रहा है दोस्तों, ये परसेंटेज का है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, क्योंकि परसेंटेज में ही वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा निकाला जाता है। यहाँ पर जो V2 लिखा है, ये ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है। जैसे V1 ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड का वोल्टेज होता है, वैसे ही V2 ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड का वोल्टेज होता है, जो दोस्तों V2 जो जनरेट होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो V2 जनरेट, मतलब कि सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज आपको प्राप्त होगा,
वो नो लोड की कंडीशन में प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिए, V2 का मतलब है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में वोल्टेज। माइक को म्यूट कर दें, न्यू स्टूडेंट माइक म्यूट करे, माइक को म्यूट करे। क्लियर है? क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, जूम क्लास ले रहे हैं हम ऑनलाइन। दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफार्मर में बेसिकली V2 ये नो लोड की कंडीशन होती है। ट्रांसफार्मर NL जो लिखा है वो नो लोड की कंडीशन होती है। तो नो लोड टर्मिनल वोल्टेज ट्रांसफार्मर का होगा माइनस V2 FL। तो V2 वही ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज होगा और वो फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो ध्यान दीजिए, नो लोड और फुल लोड इन दोनों में अंतर है। तो ट्रांसफार्मर का फर्स्ट वाला V2 है नो लोड टर्मिनल वोल्टेज, इसीलिए V2 NL लिखा हुआ है, माइनस हो जाएगा V2 FL। FL का मतलब होता है फुल लोड। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज आप सेकेंडरी वाइंडिंग, तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज अपान V2 FL। तो फुल लोड यहाँ पर भी सेम जैसा का वैसा हो जाएगा, अर्थात कि नो लोड टर्मिनल वोल्टेज माइनस फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज अपान फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज इंटू 100। ये इसका फार्मूला है दोस्तों। इस फार्मूले से हम ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को? ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यदि आप ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन इस फार्मूले को आपको याद करना होगा। ये की पॉइंट है स्टूडेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या ITI या पॉली या बी के कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बराबर कैरी करता है जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। तो क्लियर है? अब इसमें छोटा सा ये देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि एग्जाम्पल में यदि हम यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन में वैल्यू पुट करके देखें हम, तो क्या हमें प्राप्त होता है। चलिए, यहाँ पर एग्जाम में वोल्टेज रेगुलेशन का ये फार्मूला देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर ट्रांसफार्मर नो लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर में 400 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। मान के चलिए, हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर में ले रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का ये जो V2 NL लिखा हुआ है, ये नो लोड की कंडीशन में 400 वोल्ट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है। क्लियर है दोस्तों? और यहाँ पर ट्रांसफार्मर के फुल लोड की कंडीशन में 350 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ये फुल लोड की कंडीशन है FL की, और ये 400 वोल्ट जो लिखा हुआ है ये NL की कंडीशन, मतलब नो लोड की कंडीशन में। अपान यहाँ पर V2 FL लिखा है, तो ये यहाँ पर 350 वोल्ट फुल लोड की कंडीशन में आ जाएगा इंटू 100। जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, इन दोनों को हम घटाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, 400 माइनस 350 इंटू 100 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको 350 से कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग यहाँ पर 7.7 से ये कट जाएगा और आपको 14 समथिंग प्राप्त होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, स्टेप अप की कंडीशन में अंतर जो होना चाहिए, ये अंतर हमें कम से कम प्राप्त होना चाहिए। यही चीज बोला गया है कि बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है नो लोड एंड फुल लोड वोल्टेज में बहुत कम अंतर। क्या होना चाहिए? बहुत कम अंतर होना चाहिए। इतना क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से इस फार्मूल से आप वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर का ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप टेक्नीशियन, लाइन अटेंडेंट या टेस्टिंग असिस्टेंट बनते हैं स्टूडेंट किसी भी MP पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आप वोल्टेज रेगुलेशन जब ट्रांसफार्मर टेस्टिंग करेंगे आप, तो वहां पर वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए इसी फार्मूले का यूज करते हैं। और साथ में आपको एक इक्विपमेंट होगा, उस इक्विपमेंट का यूज करके आप वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो ये हो गया स्टेप अप के लिए था। अब स्टेप डाउन के लिए हम देखेंगे दोस्तों, तो स्टेप डाउन के लिए क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन डाउन, जब डाउन रेगुलेशन होगा तब की सिचुएशन में, तो यहाँ पर डाउन रेगुलेशन होगा तो फार्मूला वही लगेगा दोस्तों, फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर है सभी को? यहाँ पर रेगुलेशन डाउन में जब हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जब ये हम निकालेंगे, तो यहाँ पर VR परसेंटेज इज इक्वल टू VNL माइनस VFL। तो ये नो लोड और ये फुल लोड अपान फुल लोड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यदि ये डाउन की कंडीशन में है तो इस अप की कंडीशन में फुल लोड दोनों नीचे था, लेकिन डाउन की सिचुएशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, नो लोड टर्मिनल वोल्टेज माइनस फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज अपान नो लोड टर्मिनल वोल्टेज। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में नो लोड टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये जो
पॉइंट होंगे ये दोनों समान होंगे, इक्वल होंगे। कब की कंडीशन में? स्टेप डाउन की कंडीशन में, स्टेप डाउन की कंडीशन में। क्लियर है स्टूडेंट सभी को? तो ये स्टेप डाउन की कंडीशन में ये नो लोड ही आएगा नीचे, मतलब कि नो लोड टर्मिनल वोल्टेज V2। क्लियर है? ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें याद करने का सबसे इजी फंडा है कि यदि डाउन बोला है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन निकाल रहे हैं, तो हम अपान में जो लिखेंगे वो नो लोड ही लिखेंगे, क्योंकि ऐसे ही वोल्टेज डाउन की बात की जा रही है। तो यहीं पर यदि एग्जाम्पल के तौर पर यदि डाउन में हम भी देखें तो सेम सिचुएशन है। वी आर इज इक्वल टू V2 NL माइनस V2 FL, मतलब कि नो लोड टर्मिनल वोल्टेज माइनस फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज अपान फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज अपान नो लोड टर्मिनल वोल्टेज इंटू 100। फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर में आएगा। क्लियर है सभी को? इसमें रेगुलेशन अप लिखा होगा उस ट्रांसफार्मर में आएगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज देखने मिलेगा, यदि हम नो लोड का 400 वोल्ट लेते हैं NL माइनस यहाँ पर यदि हम ले ले फुल लोड 350 वोल्ट, तो ये फुल लोड का मान है सेकेंडरी वाइंडिंग का, और ये हो जाएगा NL। तो NL का मान कितना है यहाँ पर? 400। कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो यहाँ हमें प्राप्त होता है, दोनों के बीच में -50 का अंतर हो जाएगा, 50 का अंतर हो जाएगा दोस्तों इसमें, और इंटू 100 हो जाएगा। कैलकुलेशन करें तो 0 से 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा ये, और ये 4 से इसको 12.5 बार हम काटेंगे, तो यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन कितना आया? 12.5 आया दोस्तों। और इसमें कितना आया था अप में? 14। ठीक है, तो दोनों के बीच में अंतर है वोल्टेज रेगुलेशन में, अप में और डाउन में दोस्तों। तो वोल्टेज रेगुलेशन इस तरीके से आप निकालेंगे। क्लियर है? ये की पॉइंट है स्टूडेंट, इसको याद रखना पड़ेगा कि रेगुलेशन की जो वैल्यू है वो कम होना चाहिए। रेगुलेशन की वैल्यू, जो वोल्टेज रेगुलेशन का मान है वो हमेशा ट्रांसफार्मर में कम होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन बेस्ट प्राप्त होगा। रेगुलेशन की वैल्यू कम होगी तो वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा दोस्तों, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर में उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये दोनों के बीच का जो अंतर है वो कहीं ना कहीं लॉसेस के रूप में खर्च हो जाता है। मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, इसकी वजह से वोल्टेज रेगुलेशन बेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो वोल्टेज रेगुलेशन को बेस्ट हमें करना पड़ेगा। तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन लोड के किस पर डिपेंड करता है? पावर फैक्टर पर, पावर फैक्टर पर। ठीक है दोस्तों, पावर फैक्टर रजिस्टिव लोड है, ये जो लोड है रजिस्टिव है या इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है, तो ये लोड पर, उसके लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करेगा। भाई रजिस्टिव होगा तो यूनिटी होगा, कैपेसिटिव होगा तो कैपेसिटिव यदि लोड हो जाएगा तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा, और इंडक्टिव लोड हो जाएगा तो पावर फैक्टर लैगिंग हो जाएगा। इसीलिए लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन। क्लियर है सभी को? चलिए, लर्न इसमें जब आप लीडिंग पावर फैक्टर के लोड पर इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाता है? जीरो या निगेटिव होता है। तो यदि आप अल्टरनेटर पढ़ेंगे तो उसमें भी सेम होता है दोस्तों, जैसे ट्रांसफार्मर में लीडिंग पावर फैक्टर में इसका वोल्टेज रेगुलेशन जीरो या निगेटिव होता है, तो अल्टरनेटर में भी ऐसा ही होता है। जब आप अल्टरनेटर पढ़ेंगे तो उसमें भी यही की पॉइंट को उसमें पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? तो जब लीडिंग पावर फैक्टर होगा ट्रांसफार्मर का, पावर फैक्टर लीडिंग होगा जब आप कैपेसिटर जोड़ देंगे, उसमें कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, तब की कंडीशन में पावर फैक्टर जो लीडिंग पावर फैक्टर प्राप्त होगा, तब यहाँ पर आपको वोल्टेज रेगुलेशन जीरो या निगेटिव प्राप्त हो सकता है। जीरो या निगेटिव प्राप्त हो सकता है। ठीक है, या तो जीरो होगा या निगेटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है सभी को? अब ये इसका कैलकुलेशन कैसा करके निकालते हैं, कैसा कैलकुलेशन करेंगे कि आपको जीरो या निगेटिव प्राप्त होगा, तो उसके लिए यहाँ पर दोस्तों इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। चलिए, वोल्टेज रेगुलेशन वी आर इज इक्वल टू वी आर कॉस फाइव प्लस माइनस वी एक्स साइन फाइव। क्लियर है? लीडिंग की कंडीशन में क्या होता है? जीरो प्राप्त होता है, लेगिंग कंडीशन में एक से ज्यादा प्राप्त होता है यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो ये की पॉइंट है, इसे याद रखना पड़ेगा। लीडिंग की कंडीशन में जीरो, लेगिंग में एक से ज्यादा, मतलब ग्रेटर देन 1।
किसकी कंडीशन में दोस्तों? लैगिंग की कंडीशन में। और लीडिंग की कंडीशन में 0 या नेगेटिव। ठीक, इसमें जो फार्मूला दिया हुआ है वी आर इज इक्वल टू वी आर कॉस फाइव प्लस माइनस वी एक्स साइन फाइव। इसमें प्लस कब होता है और माइनस कब होता है, ये जो लिखा हुआ है बीच में इस फार्मूले में, ये फार्मूला स्टूडेंट, इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए अपनी शॉर्ट नोट के रूप में। अपनी शॉर्ट नोट जो कॉपी होगी आपकी कॉपी में इसे नोट कर लीजिए। ये फार्मूला पूछा जाता है और इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो लिखा हुआ है, धन और ऋण, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। और ये लॉजिक क्या है ये समझिए। यदि पॉजिटिव होगा तो लेगिंग पावर फैक्टर लोड होगा, याद रखिए। क्या होगा? यदि पॉजिटिव होगा तो लेगिंग पावर फैक्टर होगा। लेगिंग का मतलब होता है पीछे जाना, पीछे, लेस देन। ठीक है, तो पॉजिटिव यदि होगा यहाँ पर मान, या पॉजिटिव साइन होगा, यदि पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। देखो दोनों सिचुएशन में दोनों एक साथ लिखा नहीं जाएगा। जब पॉजिटिव लिखा जाएगा तब कंडीशन कुछ और होगी। निगेटिव लिखा जाएगा, यहाँ पर दो में से एक कोई भी चिन्ह लिखा जाएगा, तब कंडीशन कुछ और होगी। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर पॉजिटिव जब लिखा होगा, इस फार्मूले में साइन पॉजिटिव होगा, सिर्फ प्लस होगा, तब की कंडीशन में लैगिंग पावर फैक्टर लोड होगा। और जब निगेटिव होगा दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ निगेटिव हो, मान के चलिए अभी प्लस था, अब यहाँ सिर्फ सिर्फ माइनस है। क्लियर है सभी को? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइनस है दोस्तों, तब की सिचुएशन में क्या होगा? तो सिर्फ माइनस होगा, तब की सिचुएशन में लीडिंग पावर फैक्टर लोड होगा। इसमें लीडिंग पावर फैक्टर लोड हो जाएगा और जीरो रीडिंग दिखाएगा। तो यहाँ पर लीडिंग पावर फैक्टर या निगेटिव या जीरो दिखाएगा, तो यह अग्रगामी होगा आगे की ओर, जिसे कहते हैं अग्रगामी, अग्रगामी पावर फैक्टर लोड। क्लियर है सभी को? पावर फैक्टर लोड। तो दोस्तों इसमें बेसिक पॉइंट यही है, पॉजिटिव और नेगेटिव का ही हमें ध्यान रखना पड़ता है। यदि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रख लिया तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी जाएगी। ये सब जब आप ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करेंगे तब इन फार्मूलाज का बहुत यूज किया जाता है दोस्तों। जब लीडिंग पावर फैक्टर होगा तब वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नेगेटिव होगा। ये लीडिंग पावर फैक्टर लोड की कंडीशन में ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप इसके लगाएंगे, क्योंकि अभी वर्तमान समय में तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न ही चल रहा है हर कंपटीशन एग्जाम में, या अब तो आईटीआई के एग्जाम में भी, पॉलिटेक्निक एग्जाम में भी अभी, और बीई के एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो गया है। आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना नहीं है, अब ऑब्जेक्टिव में ही पेपर होंगे पूरे आपके। ठीक है स्टूडेंट, यदि पॉजिटिव लिखते हैं तो लेगिंग पावर फैक्टर उसके लोड पर होगा, मतलब कि लेगिंग पावर फैक्टर लोड होगा कब की कंडीशन में? जब पॉजिटिव होगा। ये चीज हमने क्लियर आपको कर दिया स्टूडेंट। चलिए, अब यहाँ पर मेन जो चीज है वो उभर के आती है कि ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज रेगुलेशन का क्या तात्पर्य होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज रेगुलेशन का क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज में उच्च परिवर्तन। कई बार ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज रेगुलेशन का क्या तात्पर्य है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर में पूछ लेता है। तो इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि नो लोड से फुल लोड, नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज में उच्चतम परिवर्तन। तो नो लोड की कंडीशन में से फुल लोड की कंडीशन में जो उच्चतम परिवर्तन होता है, यही उच्चतम परिवर्तन क्या होगा और क्या कितना होगा, वही परिवर्तन को ही हम हाई वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज रेगुलेशन, ये चैप्टर क्लियर हुआ दोस्तों। यदि इस पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें जो एग्जाम में पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, यदि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करें दोस्तों, तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, चलिए इसे हम क्लियर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, चलिए देखिए दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैलकुलेट द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब कि गणना करना है ट्रांसफार्मर के रेगुलेशन की, इन विच द परसेंटेज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर इसमें जो रेजिस्टेंस का प्रतिशत है, रेजिस्टेंस ड्रॉप इज 1%, मतलब रेजिस्टेंस का जो ड्रॉप है
रेजिस्टेंस ड्रॉप जो हो रहा है, परसेंटेज रेजिस्टेंस ड्रॉप, वो 1% हो रहा है। क्लियर है? एंड रिएक्टेंस ड्रॉप कितना होगा इसमें? रिएक्टेंस ड्रॉप 5% है। क्लियर दोस्तों? रेजिस्टेंस ड्रॉप 1%, रिएक्टेंस ड्रॉप 5%। व्हेन द पावर फैक्टर इज, मतलब कि इस ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर कितना होगा, ये पूछा गया दोस्तों। तो इसमें क्या क्या निकालना है देखो, और 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, अलग अलग इसमें निकालेंगे हम। 0.8 लैगिंग होगा, यूनिटी होगा, 0.8 लीडिंग होगा। तो ये हम कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, तब हमें पता चलेगा कि 0.8 लैगिंग होगा, यूनिटी होगा, 0.8 लीडिंग होगा। तो ये ऑप्शन के तौर पर दिए हुए हैं। अब इनमें से हमें कैलकुलेशन करके सही आंसर निकाल कर देना है। तो हमने वी आर वाला जो फार्मूला देखे थे, उस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। चलो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि 0.8 जो लैगिंग पावर फैक्टर पर हम चेक करेंगे तो कितना मान निकल के आता है। चलिए को देखते हैं इसमें मान कितना निकल रहा है। चलिए फार्मूले मान हम रख दिए वी आर। फार्मूला क्या है? वी आर इज इक्वल टू वी आर कॉस फाइव प्लस माइनस वी एक्स साइन फाइव। ये साइन फाइव और कॉस फाइव का यहाँ पर ध्यान रखना है हमें। तो वी आर का मान, मतलब कि आर का मान, परसेंटेज आर का मान कितना दिया है हमारे पास? 1। क्लियर है? तो ये 1 लिखेंगे। कॉस फाइव, पावर फैक्टर कितना दिया है? 0.8 यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, 0.8 प्लस 5, ये एक्स का मान है, मतलब रिएक्टेंस एक्स का मान है। और रिएक्टेंस एक्स का मान कितना दिया दोस्तों यहाँ पर? परसेंटेज रिएक्टेंस एक्स का मान 5% दिया है, तो ये 5% लिखेंगे हमने, ये 5 लिख दिया। साइन, और यहाँ पर जो साइन 5 का मान है 0.6 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0.8 और ये हो जाएगा 5 इंटू 0.6। जब कैलकुलेशन करेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान कितना निकलेगा? अर्थात यहाँ पर 0.8 लेगिंग पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन का मान कितना होगा ट्रांसफार्मर में, ये पूछा गया है। क्लियर है? तो वी आर इक्वल कितना हो जाएगा? 3.8%। तो ये इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। अब जब बोला गया सेकेंड पॉइंट है कि यूनिटी पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा इस ट्रांसफार्मर का, तो इसी फार्मूले में मान रखेंगे। ये फार्मूला है